हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है रसायन की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। तो इस चैप्टर का हमें एक्सरसाइज सॉल्यूशन इस वीडियो में कराना है और एनसीईआरटी केमिस्ट्री हमारे पास। इस एनसीईआरटी केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है क्लास 11th का, उसकी एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर 1 है। निम्नलिखित के लिए मोलर द्रव्यमान के लिए परिकलन कीजिए। मतलब ये आपके पास ये CO2 है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, और इन तीनों के हमें मोलर मास कैलकुलेट करने हैं, मोलर द्रव्यमान हमें ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे H2O के लिए। तो मोलर मास निकालने के लिए आपको इसमें जो परमाणु हैं, इन परमाणुओं के परमाणु भार आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1 और इसमें हाइड्रोजन के परमाणु दे रखे हैं 2, ठीक है, तो 2 की गुणा करेंगे प्लस, और ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16, ठीक है। जब 2 और 16 को आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा 18 AMU। AMU का मीन्स होता है यहाँ पे एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। तो 18 AMU ये H2O का मोलर मास है, मोलर द्रव्यमान है। इसी प्रकार आप कार्बन डाइऑक्साइड के लिए निकालेंगे। तो कार्बन का परमाणु भार होता है 12, ठीक है ना। एटॉमिक मास कितना होता है कार्बन का 12 होता है, और ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16। यहाँ गुणा करेंगे आप 2 की, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 परमाणु दे रखे हैं। तो 12 और ये हो जाएगा 32। 12 और 32 को जब आप जोड़ोगे तो ये आएगा 44 AMU, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो मोलर द्रव्यमान है वो 44 AMU होता है। ऐसे ही आप CH4 का कैलकुलेट करेंगे। तो कार्बन का होता है यहाँ पे 12, H का होता है परमाणु भार 1, ठीक है, और यहाँ 4 की गुणा करेंगे क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन के परमाणु 4 दे रखे हैं। तो 12 और 4 जब आप जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 16 AMU, ठीक है। तो ये समझ में आपके आया होगा ज़रूर कि मोलर मास कैसे कैलकुलेट करने हैं। जो आपको मोल दे रखे हैं किसी भी यौगिक के, तो आपके पास 3 प्रकार के यौगिक हैं, और जैसे आप कैलकुलेट करोगे इस H2O के लिए, तो यहाँ आपको प्रत्येक परमाणु का परमाणु भार मालूम होना ज़रूरी है, और परमाणु भार आप रख के उनका जब टोटल करेंगे आप, तो वहाँ से आपको मोलर मास निकल के आएगा। आप नोट कर सकते हैं इसे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सोडियम सल्फेट में उपस्थित विभिन्न तत्वों के द्रव्यमान प्रतिशत आपको निकालने हैं। तो सोडियम सल्फेट Na2SO4। तो सोडियम सल्फेट में जो तत्व आपको दे रखे हैं, एक तो सल्फर दे रखा है, और सोडियम और ऑक्सीजन, ये 3 प्रकार के तत्व आपको दे रखे हैं। इन तत्वों के द्रव्यमान प्रतिशत निकालने हैं कि सोडियम सल्फेट में कौन सा तत्व कितने प्रतिशत उपलब्ध है। तो यहाँ आपको सोडियम सल्फेट का आपको मोलर द्रव्यमान पता होना चाहिए, मतलब इसका अणुभार आपको मालूम होना चाहिए, और तब जाके आप इसमें इन तीनों तत्वों का परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका हमें द्रव्यमान मोलर मास हमें निकालना है। तो सोडियम का कितना होता है 23, और गुणा करेंगे 2 की, और सल्फर का होता है 32, मतलब परमाणु भार, और ऑक्सीजन का होता है 16, और गुणा करेंगे 4 की, ठीक है। हम अणु भार निकाल रहे हैं, मतलब मोलर द्रव्यमान कह सकते हैं आप। तो सोडियम सल्फेट का हम निकालेंगे। तो इन तीनों तत्वों के परमाणु भार आपको यहाँ पे लिखने होंगे, और यहाँ 23 दूनी हो गया 46, 32 और 16 चौके 64। जब इन तीनों को आप ऐड करोगे तो ये आएगा 142, ठीक है, 142 AMU। ये इसका अणुभार निकल के आया है सोडियम सल्फेट का। मतलब कहने का मतलब ये है 142 में सोडियम का परसेंटेज कितना है, और सल्फर का कितना है, और ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है। तो हम सबसे पहले निकालेंगे सोडियम के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ Na प्रतिशत, मतलब सोडियम का द्रव्यमान प्रतिशत कितना है। तो फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ सोडियम का द्रव्यमान कितना होगा, और टोटल अणुभार किसका, सोडियम सल्फेट का, सोडियम सल्फेट का अणुभार, और जब प्रतिशत में निकाल रहे हैं तो आप गुणा करेंगे 100 की, ठीक है।
तो सोडियम का जो परमाणु भार होता है वो कितना होता है 23, लेकिन यहाँ पे सोडियम के तत्व परमाणु कितने दे रखे हैं 2, तो 23 गुणा 2 मतलब सोडियम इस 142 में सोडियम का पार्ट कितना है 46 है, तो यहाँ पर रखेंगे आप 46 और सोडियम सल्फेट का अणुभार कितना है 142 और गुणा करेंगे यहाँ पे हम 100 की, तो 46 कहाँ से आया है, ये सोडियम दे रखा है, सोडियम का भार है 23 लेकिन सोडियम के तत्व दे रखे हैं इसमें परमाणु 2, तो वो हो जाएगा 46 और नीचे आएगा सोडियम सल्फेट का अणुभार जो 142 है, गुणा करेंगे हम 100 की 32.37%। ठीक है, जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 32.37%, मतलब सोडियम तत्व उपस्थित है सोडियम सल्फेट में। ऐसे ही आप कैलकुलेट करोगे सल्फर के लिए, तो यहाँ लिखेंगे S% और यहाँ किसका बाहर लिखना है आपको सल्फर का, तो सल्फर कितना है इसमें 32, मतलब 142 में सल्फर है कितना 32 है, तो यहाँ 32 रखेंगे आप और टोटल कितना है 142 और गुणा करेंगे यहाँ पे हम 100 की, तो ये आएगा आपका 22.57%। ठीक है ना, सल्फर कितना दे रखा है 32 है, टोटल 142 है, गुणा करेंगे 100 की क्योंकि हमें परसेंटेज में निकालना है, तो ये सॉल्व होने के बाद कितना आएगा 22.57%। ऐसे ही अब ऑक्सीजन के लिए आप निकालोगे तो यहाँ लिखेंगे आप O%, ऑक्सीजन कितना दे रखा है 64। ठीक है, ये टोटल जो 142 है इस 142 में ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान है वो कितना है 64 है, तो 64 यहाँ पे लिखेंगे और टोटल 142 और गुणा करेंगे यहाँ पे 100 की, ये 45 है 45.06%। ठीक है, ये 45.06%। तो ऐसे करके आप तीनों तत्वों के द्रव्यमान प्रतिशत निकाल सकते हैं। जो यौगिक आपको दे रखा है, जो साल्ट आपको दे रखा है उसका कुल द्रव्यमान आपको मालूम होना चाहिए, जो आपने निकाला है 142 और तीनों तत्वों का निकालेंगे, तो जिस तत्व का आप निकाल रहे हो उस तत्व को ऊपर रखेंगे, टोटल नीचे और गुणा करेंगे 100 की। ठीक है, तो आसान है, नोट कर सकते हैं आप। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, आयरन के उस ऑक्साइड का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कीजिए जिसमें द्रव्यमान का 69.9% आयरन है और 30.1 मतलब 30.1% क्या है इसमें ऑक्सीजन है। तो दो प्रकार के तत्व हैं, ठीक है, आयरन का ऑक्साइड है कोई और उस ऑक्साइड में एक तो आयरन है और दूसरा क्या है ऑक्सीजन। दोनों की परसेंटेज आपको दे रखे हैं। आयरन कितना है Fe आपको दे रखा है 69.9% और ऑक्सीजन दे रखा है आपको 30.1%। ठीक है, 30.1% दे रखा है। तो मूलानुपाती सूत्र आपको निकालना है, तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे आप तत्व का नाम जो आपको तत्व दे रखे हैं। तो तत्व आपके पास दो हैं, एक Fe है और दूसरा है ऑक्सीजन। उसके बाद लिखेंगे उसकी परसेंटेज, ठीक है, कितना परसेंटेज आपको दे रखा है। तो ये आपको दे रखा है 69.9% और ऑक्सीजन दे रखा है आपको 30.1%। इसके बाद लिखा जाता है इन तत्वों का परमाणु भार, तत्व का परमाणु भार। ठीक है, तो Fe का कितना होता है 58 पॉइंट कुछ होता है, तो यहाँ पे हम 58 ही रख रहे हैं। ठीक है, 58 होता है और ऑक्सीजन का कितना होता है ये 16 होता है। ये चीज़ आपको दी हुई है और ये चीज़ आपको पता होना ज़रूरी है। तो Fe का जो परमाणु भार 58 होता है और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। अब क्या करेंगे, इसके परमाणु भार से इनकी जो परसेंटेज दे रखी है इसमें आपको भाग करना है। मतलब यहाँ हम लिख सकते हैं 69.9 और यहाँ लिखेंगे 58। ऐसे यहाँ पे लिखोगे आप 30.1 और यहाँ डिवाइड करोगे 16 से। तो यहाँ ठीक है 69.9 से हमने डिवाइड करेंगे 58 से, तो आपका आएगा ये 1.20
और 30.1 को हम 16 से भाग करेंगे तो आंसर आएगा, मतलब ये 1.88। अब इसमें जो सबसे छोटी वाली वैल्यू होती है, सबसे छोटी वैल्यू जो होती है उससे इन दोनों को डिवाइड करना होता है, ठीक है। जैसे आपेक्षिक घनत्व बोलते हैं, क्या बोलेंगे, आपेक्षिक घनत्व। इसमें जो छोटी वैल्यू है उस छोटी वाली वैल्यू को इन दोनों में हमको भाग करना है। तो 1.20 में और 1.88 में छोटा कौन है, 1.20। तो 1.20 में डिवाइड करेंगे 1.20 से, ऐसे यहाँ पे 1.88 में भाग करेंगे 1.20 से। तो जब ऐसे भाग करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1, और जब ऐसे आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा लगभग 1.5। तो यहाँ से क्या देख रहे हैं आप, Fe कितना निकल के आया, 1, और O कितना आया है, 1.5। मतलब दोनों का ये अनुपात निकल के आया है, मतलब सरल अनुपात कह सकते हैं। तो यहाँ Fe और O दोनों का जो अनुपात है वो 1:1.5 है, ठीक है। अब इस पॉइंट को हमें ख़त्म करना है यहाँ से, तो क्या करेंगे, 2 की गुणा कर देंगे हम। इसमें क्या करेंगे, 2 की गुणा कर देंगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ गुणा 2, तो ये हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा ये 3, ठीक है। Fe और O का जो अनुपात आया है वो 2:3 है। तो Fe कितना दे रखा है, 2, तो यहाँ लिखेंगे Fe2, और O कितना है, 3, तो यहाँ लिखेंगे FO3। तो ये बन जाएगा Fe2O3, ठीक है। फेरिक ऑक्साइड है, और इसी ऑक्साइड का सूत्र आपसे पूछा था, मूलानुपाती सूत्र। आसान है, सबसे पहले तत्वों का नाम लिखेंगे, उनकी जो परसेंटेज दे रखी है फिर उसे लिखेंगे। उसके बाद इन तत्वों का परमाणु भार लिखेंगे, इनके परमाणु भारों से इनकी परसेंटेज में हम भाग करेंगे। तो जो भी आएगा उनमें से जो सबसे छोटा मान है उस छोटे मान से इन दोनों में हम भाग करेंगे। तो इन दोनों में जो सबसे छोटा है वो 1.2 है, जिससे हमने दोनों में भाग किया है। तो ये कितना आया, 1 और 1.5 आया है। तो Fe कितना आया, 1, और O कितना आया है, 1.5। अब इस पॉइंट को हटाने के लिए क्या करेंगे, हम 2 की गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। तो Fe2O3 इसका मूलानुपाती सूत्र है, ठीक है, नोट करें। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का परिकलन कीजिए जब 1 मोल कार्बन को हवा में जलाया जाता है। और दूसरा पार्ट दे रखा है इसका, 1 मोल कार्बन को 16 ग्राम ऑक्सीजन में जलाया जाता है। तो कार्बन का दहन कैसे होता है, मतलब कार्बन को हम जलाएंगे कैसे, उसकी रासायनिक समीकरण मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो फर्स्ट वाले इस पार्ट को हम सॉल्व कर रहे हैं। 1 मोल कार्बन को हवा में जलाया जाता है, तो कार्बन कितना लिखेंगे यहाँ पे, 1 मोल कार्बन है, और हवा का मतलब किसमें जो जलाएंगे तो रिएक्शन किससे होगी, ऑक्सीजन के साथ होगी, O2 के साथ होगी। तो यहाँ से जो उत्पाद के रूप में आपको प्राप्त होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होगी। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अभी कितना मोल प्राप्त होगा, 1 मोल प्राप्त होगा। और हम जानते हैं कार्बन का जो परमाणु भार होता है वो कितना होता है, 12 होता है। तो इसे हम ग्राम में अगर बोलें तो ये 12 ग्राम कह सकते हैं इसके लिए। और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है, 12 और 16 गुणा 2, तो कितना आया, 44 ग्राम। इस रिएक्शन से क्या चीज़ हमें पता लगती है कि 12 ग्राम कार्बन को अगर हम जलाएं वायु में तो आपको 44 ग्राम CO2 गैस मिलती है, ठीक है। और आपसे पूछा क्या गया है, 1 मोल कार्बन को हवा में जलाया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बताओ कितनी है। तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कितनी निकल के आई है, 44 ग्राम, जब आप 1 मोल कार्बन को जलाओगे, ठीक है। तो इस पहले वाले पार्ट का जो आंसर है वो 44 ग्राम है। उसके बाद ये सेकंड पार्ट देखें इसका, सेकंड वाला, 1 मोल कार्बन को 16 ग्राम ऑक्सीजन में जलाया जाता है। तो ये देखें, यहाँ से ऑक्सीजन आपने कितना लिया है, ये 16 इसका परमाणु भार होता है ऑक्सीजन का, और यहाँ 2 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 32 ग्राम, ठीक है। 32 ग्राम ऑक्सीजन है और 12 ग्राम कार्बन के साथ रिएक्शन करे तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपको प्राप्त होगी। लेकिन आपसे पूछा गया है 16 ग्राम ऑक्सीजन में जलाते हैं। तो अब यहाँ से देखें, जब 32 ग्राम ऑक्सीजन आपने ली थी तो आपको प्राप्त हुआ था 44 ग्राम
CO2 और आपसे क्या पूछा गया है 16 ग्राम ऑक्सीजन में जलाएं तो बताओ कितना CO2 प्राप्त होगा। तो 16 ग्राम के लिए कैसे निकालोगे आप 44/32 और गुणा कितने से होगी इसमें 16 से। 16 ग्राम के लिए पूछा गया है मतलब जितने के लिए आपसे पूछा गया है उतने की आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 16 से 32 को काटोगे तो ये 2 जाएगा, ये 44/2 और इसका मतलब होता है 22 ग्राम। तो ये इस पार्ट का आंसर है। ठीक है, जब 32 ग्राम ऑक्सीजन से आपको 44 ग्राम CO2 मिल रही है तो सीधा सवाल है आपको 16 ग्राम O2 से 22 ग्राम CO2 मिलेगी। ठीक है, नोट करें। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सोडियम एसीटेट, इसका फॉर्मूला है CH3COONA का 500 ml 0.375 मोलर जलीय विलयन बनाने के लिए उसके कितने द्रव्यमान की आवश्यकता होगी। सोडियम एसीटेट का मोलर द्रव्यमान 82.0245 ग्राम पर मोल है। ठीक है, तो यहाँ से निकालना क्या है तुम्हें, सोडियम एसीटेट का द्रव्यमान आपको निकालना है, उसका मोलर द्रव्यमान आपको दिया है और उस विलयन का आयतन दे रखा है 500 ml। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना होगा मोलरता का, और मोलरता का फॉर्मूला होता है कैपिटल M बराबर N/B। ml में अगर लोगे तो यहाँ 1000 की गुणा करनी होगी। तो मोलरता का सूत्र ये है। ठीक है, और N बराबर स्मॉल w/m ये हमने पढ़ा है, मतलब विलय के मोलों की संख्या बराबर विलय पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में और उसका अणुभार लेना हमें। ठीक है, तो यहाँ N की वैल्यू अगर तुम यहाँ पर रखोगे तो ये W गुणा 1000 और यहाँ आ जाएगा M। V आपका इस फॉर्मूले में है। W का मतलब है विलय पदार्थ का द्रव्यमान और यही आपको निकालना है। ठीक है, कितने द्रव्यमान की आवश्यकता होगी तो ये आपको निकालना है। तो जो निकालना है इसको साइड में रख लें आप। तो स्मॉल w बराबर ये हो जाएगा कैपिटल M इंटू स्मॉल m v और नीचे आएगा 1000। ठीक है, स्मॉल w बराबर, ठीक है, तो स्मॉल w क्या है, विलय पदार्थ की मात्रा है सोडियम एसीटेट की जो हमें निकालनी है, और कैपिटल M का मतलब है ये इसकी मोलरता, और मोलरता कितनी दे रखी है, ये 0.375 मोलर। इसका मतलब है सोडियम एसीटेट की क्या है, मोलरता दे रखी है। तो 0.375 हमने यहाँ पर रख लिया। ठीक है, और M का मान कहाँ से रखोगे, M का मतलब है विलय पदार्थ का मोलर द्रव्यमान, तो ये दे रखा है, तो 82.0245। उसके बाद ये V का मतलब उस विलयन का आयतन कितना है वो आपको दे रखा है 500 ml, तो यहाँ 500 रखोगे और नीचे कितना आएगा 1000 आएगा। ठीक है, इसके बाद जब इसे आप सॉल्व करोगे, ठीक है, ये 1000 है जो 2 से सीधा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 500 से 1000 2 बार डिवाइड होगा, और जब 2 से इसे डिवाइड करोगे आप तो ये 41 और ये आएगा 12 कुछ। ठीक, तो 41.12 मतलब 41.12 कुछ ही आएगा। तो जब 0.375 की गुणा आप 41.12 में करेंगे, ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो 15.42 यही इसका आंसर है। ठीक है, समझ में आया होगा। सोडियम एसीटेट आपको दे रखा है और उसका जलीय विलयन है जिसका कुल जो आयतन दे रखा है वो 500 ml है और उसकी मोलरता ये दे रखी है। तो ये सब की हेल्प से आप जब इसका द्रव्यमान निकालोगे सोडियम एसीटेट का तो आपको सूत्र यूज करना होगा मोलरता का। तो मोलरता का सूत्र ये होता है, सारी वैल्यू आपको दे रखी हैं, स्मॉल w की वैल्यू आपको निकालनी है, तो कैलकुलेशन करने के बाद ये आपका आंसर होगा। ठीक है, नोट करें। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है, सांद्र नाइट्रिक एसिड के उस प्रतिदर्श
का मोल पर लीटर में सांद्रता का परिकलन कीजिए जिसमें उसका द्रव्यमान प्रतिशत 69% हो और उसका घनत्व कितना है 1.41 ग्राम पर ml हो। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। और यहाँ से आपको निकालना क्या है, सांद्रता आपको कैलकुलेट करनी है और आपको द्रव्यमान प्रतिशत दे रखा है, ठीक है 69%, और घनत्व दे रखा है 1.41 ग्राम पर ml। तो यहाँ भी आप वही फॉर्मूला यूज करोगे जो इससे पहले सवाल में आपने यूज किया था मोलरता वाला। तो मोलरता का सूत्र है कैपिटल M बराबर W इंटू ये 1000 होता है और स्मॉल m इंटू B। और ये आयतन किस में लेना है आपको, मिलीलीटर में लेना है, तभी आप 1000 के यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। और आपको निकालना क्या है, सांद्रता निकालनी है। तो सांद्रता का मतलब है मोलरता निकालनी है आपको, ठीक है, क्योंकि मोलरता भी क्या है ग्राम पर ml में, मतलब मोल पर लीटर में सांद्रता ही होती है। तो यहाँ से m बराबर W गुणा 1000 बट्टे MB ml में, यहाँ से ये वाला सूत्र आप यूज करोगे। W का मतलब होता है विलेय पदार्थ की मात्रा ग्राम में। तो ये 69% जो दे रखा है उसका मतलब है कि यहाँ नाइट्रिक एसिड जो दे रखा है वो 69 ग्राम है, ठीक है। 100 ग्राम में 69 ग्राम क्या दे रखा है, नाइट्रिक एसिड है। देखिए 69 HNO3, इसका मतलब होता है कि यहाँ जो नाइट्रिक एसिड दे रखा है ये 69 ग्राम है, ठीक है। और विलयन का जो द्रव्यमान है, विलयन का जो द्रव्यमान है, कुल द्रव्यमान वो कितना है 100 ग्राम, ठीक है। 69% का मतलब ये है कि विलयन का जो कुल द्रव्यमान है वो 100 ग्राम है और 100 ग्राम में 69 ग्राम मतलब 69 ग्राम आपका नाइट्रिक एसिड है। तो विलेय पदार्थ की मात्रा यहाँ पर लिखोगे आप 69 और फॉर्मूले में 1000 की गुणा आपको करनी है। m का मतलब होता है इस विलेय पदार्थ का अणुभार। तो विलेय पदार्थ क्या हमारे पास नाइट्रिक एसिड है, इसका अणुभार आप निकालोगे तो हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, नाइट्रोजन का 14 होगा और ऑक्सीजन का 16 और गुणा करेंगे इसमें 3 की। जब इसे आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 63। तो 63 अणुभार होता है नाइट्रिक एसिड का। तो यहाँ लिखेंगे आप 63 और B मतलब विलयन का आयतन। तो विलयन का आयतन आपको तो नहीं दे रखा, लेकिन उसका घनत्व दे रखा है 1.41। तो आपने M बराबर B इंटू डी, ये सूत्र आपने पढ़ा है, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा घनत्व। और यहाँ से आपको आयतन निकालना है तो ये हो जाएगा M/D। M का मतलब होता है विलयन का द्रव्यमान। तो विलयन का द्रव्यमान कितना था 100, यहाँ आप 100 रखेंगे। और D का मतलब है घनत्व, और घनत्व आपको दे रखा है 1.41। तो जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 70.92, ठीक है। ये आपका विलयन का आयतन निकल के आया है। तो 70.92 यहाँ पे आप रखेंगे, ठीक है। अब इसे थोड़ा इजी कर सकते हैं, यहाँ 1000 और ये हो गया 63 और यहाँ इसे आप 7092 और यहाँ से जो 2 जीरो आएंगे वो पहुँच जाएंगे इसके ऊपर। तो इसका आंसर आएगा 15.4 ग्राम, ठीक है, ग्राम नहीं, मोल पर लीटर। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 100 ग्राम कॉपर सल्फेट से कितना कॉपर प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। कॉपर सल्फेट कितना दे रखा है 100 ग्राम। कॉपर सल्फेट की जो मात्रा दे रखी है वो 100 ग्राम है। और कॉपर सल्फेट का अणुभार कितना होता है, इसका अणुभार किसका, कॉपर सल्फेट का। तो कॉपर का कितना होता है 63.5, सल्फ़र का होता है 32 और ऑक्सीजन का होता है 16, गुणा करेंगे 4 की, ठीक है। तो जब इसे आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 159.5, ठीक है। अब ये देखें यहाँ से 159.5 में कॉपर कितना है, ठीक है। ये अभी ना देखें, सिर्फ ये देखें कॉपर सल्फेट में
ये कॉपर कितना आपको दे रखा है, ये 63.5 दे रखा है। मतलब हम यहाँ से लिख सकते हैं 159.5 कॉपर सल्फेट में जो कॉपर दे रखा है वो 63.5 ग्राम दे रखा है। ठीक है, ये भी ग्राम में मानेंगे। 159.5 ग्राम कॉपर सल्फेट में 63.5 ग्राम कॉपर दे रखा है, लेकिन आपसे कितने में पूछा है, 100 में। तो जब 159 में इतना है तो 100 में कितना होगा, 100 ग्राम कॉपर सल्फेट में कॉपर तो 63.5 और इसका हम भाग करेंगे 159.5 और जितने में आपसे पूछा गया है उतने की करेंगे इसमें आप गुणा। ठीक है, 159.5 ग्राम कॉपर सल्फेट में 63.5 ग्राम कॉपर है तो 100 ग्राम में कितना होगा, तो यहाँ से जब इसे आप सॉल्व करेंगे वो 39.81 ग्राम आएगा। सही है, तो 100 ग्राम कॉपर सल्फेट में 39.81 ग्राम कॉपर होगा। ठीक है, नोट करें। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है, आयरन के ऑक्साइड का आणविक सूत्र ज्ञात करो, जिसमें आयरन और ऑक्सीजन दोनों का द्रव्यमान प्रतिशत दे रखा है। ये 69.9 ग्राम दे रखा है क्या आपका आयरन और 30.1 ग्राम दे रखा है ऑक्सीजन। तो इससे पहले हमने आपको क्वेश्चन सॉल्व कराया है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 और ये क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल एक जैसे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 अभी आपने देखा है, उसमें आयरन के ऑक्साइड का सूत्र हमने क्या निकाला है, Fe2O3। तो आप देखेंगे सेम क्वेश्चन है। एक बार फिर मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो तत्व आपको दे रखे हैं उन तत्वों के नाम लिखते हैं। तत्व हमारे पास दो हैं, एक तो आयरन दे रखा है और दूसरा ऑक्सीजन दे रखा है, और इनका जो परसेंटेज है वो हम यहाँ पर लिखते हैं। Fe दे रखा है 69.9 और ऑक्सीजन आपको दे रखा है 30.1। उसके बाद इन तत्वों के परमाणु भार हमें लिखने होते हैं। तो Fe का जो परमाणु भार होता है वो 58 होता है और ऑक्सीजन का होता है 16। ठीक है, फिर इनके परमाणु भारों से इनके जो परसेंटेज दे रखी है, जो इनका द्रव्यमान प्रतिशत दे रखा है, उसमें हम भाग करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 69.9 और अपॉन 58 और यहाँ लिखेंगे 30.1 अपॉन 16। ठीक है, जब इससे इसमें भाग करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा यहाँ से 1.20 आएगा, और जब इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो ये 1.88 आएगा। ठीक है, अब फिर क्या करते हैं, इन दोनों मानों में से जो सबसे छोटा मान है उससे इन दोनों में भाग करते हैं। तो 1.2 इन दोनों में सबसे छोटा है, तो 1.20 में 1.20 से भाग करेंगे, और यहाँ भी 1.88 में 1.20 से भाग करेंगे। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये 1 आ जाएगा, और यहाँ सॉल्व करोगे तो ये 1.5 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका Fe और O दोनों का जो अनुपात निकल के आया वो 1:1.5 आया। इस पॉइंट को ख़त्म करने के लिए हमने इसमें 2 की गुणा की, तो यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 3। इसका मतलब यह है Fe2 आया है और O यहाँ पे 3 आया है। तो यहाँ से सूत्र बन जाएगा Fe2O3। यही आपका इस आयरन के ऑक्साइड का सूत्र है। लेकिन आपसे क्या पूछा है, आणविक सूत्र। तो जब आणविक सूत्र आप निकालते हैं तो फॉर्मूले में थोड़ी चेंजिंग करनी होती है, N गुणा मूलानुपाती सूत्र। ठीक है, आणविक सूत्र हमें निकालना है, तो सूत्र क्या होता है, N गुणा मूलानुपाती सूत्र। अब N क्या है, N का मतलब होता है कि जो आपके पास ये जो ऑक्साइड दे रखा है आयरन का, इस आयरन के ऑक्साइड का मोलर मास कितना होता है। ठीक है, इसका मोलर मास हमें निकालना है। जो आपको ये जो ऑक्साइड दे रखा है इसका मोलर मास कितना है, जब इसका आप निकालोगे तो देखो यहाँ से मैं आपको
इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 आएगा। अब यहाँ पे n का मान रखना है तुम्हें 1, और मूलानुपाती सूत्र तुम्हारे पास कौन सा, Fe2O3, Fe2O3। अब 1 की जब इसमें गुणा करोगे तो आपका फाइनल आंसर Fe2O3 ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से आणविक सूत्र हमने निकाला है। और क्वेश्चन नंबर 3 में आपने क्या निकाला था, मूलानुपाती सूत्र। तो मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करने के बाद निकाला जाता है आणविक सूत्र। तो आणविक सूत्र निकालने का आपके पास फॉर्मूला ये है, n गुणा मूलानुपाती सूत्र। n का मतलब क्या होता है, जो आपके पास अणु है उसका मोलर द्रव्यमान या अणु भार, और बटे में मूलानुपाती सूत्र भार। ठीक है, तो दोनों को जब आप यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को यहाँ रखेंगे तो लास्ट में आपको Fe2O3 ही आएगा। ठीक है, नोट करें। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों के आधार पर क्लोरीन के औसत परमाणु द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। और ये परसेंटेज दे रखा है क्लोरीन का। तो क्लोरीन यहाँ पे 2 प्रकार के हैं, एक तो 35 ये परमाणु भार वाला है, और दूसरा कौन सा है, 37 वाला है। तो 35 Cl का जो प्राकृतिक बाहुल्यता दे रखी है वो 75.77 है, और उसका मोलर द्रव्यमान दे रखा है 34.96, और 37 Cl वाले की जो प्राकृतिक बाहुल्यता दे रखी है वो 24.23 है, और उसका मोलर द्रव्यमान दे रखा है 36.96। ठीक है, और यहाँ से आपको ज्ञात क्या करना है, क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान। ये दोनों ही क्लोरीन है, लेकिन हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। ये 34.96 है, हमें क्या निकालना है, इन दोनों का एक औसत निकालना है, एवरेज निकालना है। तो यहाँ लिखोगे क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान। तो कैसे निकालेंगे, इन दोनों की गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये 75.77 गुणा 34.96 प्लस, अब इन दोनों की गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 24.23 गुणा 36.96। सही है। उसके बाद इन दोनों का जो इनकी प्राकृतिक बाहुल्यता दे रखी है, ठीक है, इन दोनों का योगफल इनके नीचे आएगा, 75.77 प्लस 24.23। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे, मतलब इन दोनों की गुणा करोगे और इन दोनों की गुणा करोगे, तो गुणा करने के बाद में जो आपका आंसर आएगा ये 3544.46, और जब इन दोनों को ऐड करोगे आप तो ये आपका आएगा 100। जब 100 से इसमें डिवाइड करोगे तो 35.44, ठीक है, AMU एटॉमिक मास यूनिट। तो ये आपका क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान होगा। ठीक है, नोट करें। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। एथेन जिसका फॉर्मूला होता है C2H6 के 3 मोलों में निम्नलिखित का परिकलन कीजिए। तो इसके 3 पार्ट दे रखे हैं। पहला पार्ट है कार्बन परमाणुओं के मोलों की संख्या, दूसरा है हाइड्रोजन परमाणुओं के मोलों की संख्या, और इसका 3rd पार्ट है एथेन के अणुओं की संख्या बताओ। तो एथेन का सूत्र है C2H6, ठीक है, और इसका ये 1 मोल दे रखा है। ठीक है, 1 ही मोल है यहाँ पे, और इस 1 मोल एथेन में कार्बन के कितने मोल आपको दिखाई दे रहे हैं, मतलब कार्बन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 2। कितना है कार्बन, 2 मोल। ठीक है ना, एथेन का 1 मोल है, और उस एथेन के 1 मोल में कार्बन के 2 मोल दे रखे हैं। तो आपसे पूछा गया है कार्बन परमाणुओं के मोलों की संख्या बताओ, लेकिन 3 मोलों में निकालनी है। अभी तो आप यहाँ से आसान है देखना, जब 1 मोल एथेन में कार्बन के 2 मोल दे रखे हैं, तो 3 मोल एथेन में कार्बन कितना मोल होगा। ठीक है, जब 1 मोल में कार्बन के 2 मोल हैं, तो इसके अगर 3 मोल हों C2H6, मतलब 3 C2H6 में जो कार्बन होगा वो कितना होगा, 3 गुणा 2 बराबर 6 मोल। ठीक है ना, 1 मोल इथेन में दे रखा है 2 कार्बन, तो 3 मोल इथेन में कितने होंगे, 6 कार्बन होंगे।
ठीक है, आसान था। इसके बाद ये दूसरा देखें, हाइड्रोजन परमाणुओं के मोलों की संख्या बताओ। अब यहाँ से आप देखें C2H6 में हाइड्रोजन कितना दे रखा है। C2H6 में जो हाइड्रोजन के मोल हैं, हाइड्रोजन के मोल वो दे रखे हैं आपको 6। ठीक है, एक मोल C2H6 में हाइड्रोजन के 6 मोल दे रखे हैं, मतलब हाइड्रोजन परमाणु के 6 मोल। लेकिन आपसे पूछे हैं 3 मोलों में, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 मोल एथेन में जो हाइड्रोजन आपको मिलेगा वो मिलेगा 6 गुणा 3 बराबर 18 मोल। आसान है। 1 मोल ईथीन में जब हाइड्रोजन के मोल दे रखे हैं आपको 6 मोल, तो फिर 3 मोल ईथीन में आपके हाइड्रोजन के मोल हो जाएंगे 3 गुणा 6 बराबर 18। इसके बाद इसका तीसरा पार्ट है एथेन के अणुओं की संख्या बताइए। एथेन के अणुओं की संख्या, ये इसका तीसरा वाला पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। तो अणुओं की संख्या निकालने के लिए आप ये वाला सूत्र यूज कर सकते हैं, n बराबर n/n0, जहाँ n क्या है, ये अणुओं की संख्या है। ठीक है, किसी भी यौगिक में मतलब किसी भी पदार्थ में उसके अणुओं की संख्या आप निकाल सकते हैं। और ये n0 क्या है, ये आवोगाद्रो संख्या है, ये एवोगैद्रो संख्या है। और आपसे पूछा क्या गया है, अणुओं की संख्या। तो अणुओं की संख्या पूछी गई है आपसे, तो n बराबर n × n0 ऐसा आप लिख सकते हैं। n का मतलब है मोलों की संख्या। तो मोल कितने आपको दे रखे हैं, 3 मोल, तो 3 यहाँ पे रखेंगे। n0 का मतलब होता है एवोगैद्रो संख्या, जो होती है 6.023 × 10⁻23। 6 गुणा मतलब 6.023 गुणा 10⁻23, ये आपकी एवोगैद्रो संख्या होती है। जब 3 की गुणा आप इसमें करोगे तो ये आपका आ जाएगा 18 और ये 3 × 9 और 3 दूनी 6 और गुणा 10⁻23। ये आपके एथेन के अणुओं की संख्या है कुल 18.69, जिसे आप 18.7 भी कह सकते हैं, गुणा 10⁻23। ठीक है।